तो आज हम पेपर कर रहे हैं फेब मार्च 2023 और ये पेपर है ओ लेवल इकोनॉमिक्स का या आईजीएससी इकोनॉमिक्स का। दोनों का सिलेबस सेम होता है, पेपर भी सेम आता है, पैटर्न भी सेम होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? इन कंट्री जी देयर हैज बीन अ डिक्रीज इन द बर्थ रेट। बर्थ रेट कम हो गया है, सही है। इन शॉर्ट रन विच वेरिएबल विल बी अफेक्टेड। जो बर्थ रेट जो वेरिएबल होता है ना, वो पॉपुलेशन का वेरिएबल होता है। अगर बर्थ रेट बढ़ेगा पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, बर्थ रेट कम होगा तो पॉपुलेशन कम हो जाएगी। तो बर्थ रेट कम होने से इन्फ्लेशन पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, कोई प्राइसेस पे फर्क नहीं आएगा। पॉपुलेशन पे इम्पैक्ट आएगा, बर्थ रेट कम हो जाएगा, शॉर्ट रन में पॉपुलेशन की ग्रोथ कम हो जाएगी। और सप्लाई पे भी इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या अनएम्प्लॉयमेंट पे भी शॉर्ट रन में इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए हमारा आंसर बी है। अब क्वेश्चन टू पे चलते हैं। क्वेश्चन टू पे चलते हैं। द डायग्राम शोज द चॉइसेस फॉर एन इंडिविजुअल लेजर एंड अर्निंग्स। मतलब दो चॉइसेस हैं, या तो हम पैसे कमाएं या तो हम आराम करें। और हमारे पास एक ग्राफ बना हुआ है। वाई एक्सिस पे हमारे पास लेजर आवर्स हैं और एक्स एक्सिस पे हमारे पास अर्निंग्स हैं। तो समझो ये पीपीसी है इन दो गुड्स का। ये गुड एक्स है और ये गुड वाई है। तो हमें इसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फाइंड करनी है। पहले हम थोड़ी सी लाइनें बना लेते हैं। अब वाई पे हूं मैं, मैंने ये बना दिया। अब एक्स पे मैं बना देता हूँ, सही है। तो दो हमारे कॉम्बिनेशंस को मैंने ग्राफ पे आइडेंटिफाई कर लिया। द पर्सन डिसाइड्स टू टेक अ जॉब दैट गिव्स मोर लेजर टाइम। मतलब बंदा वो जॉब डिसाइड करता है जिसमें उसको आराम ज्यादा मिले। तो ये बोल रहा है व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टू द इंडिविजुअल ऑफ मूविंग फ्रॉम वाई टू एक्स। वाई टू एक्स जाना है आपको, यानी इस तरफ जाना है। यानी जब वाई टू एक्स आप जाओगे, आप अपनी $20 की अर्निंग्स को फॉरगिव करोगे। पहले आप $80 कमाते थे, आप $60 कमाओगे। और इस चीज को आप गिव अप करके आप क्या बेनिफिट हासिल कर रहे हो? 4 घंटे का लेजर आवर, 4 घंटे का आराम, सही है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या है? जब आप एक ऑप्शन से दूसरी ऑप्शन जाते हो तो आप गिव अप क्या कर रहे हो? तो बात ये होती है। ऑप्शन ए क्या कह रहा है? $20। हाँ भाई, मैं $20 अब कम कमाऊंगा, ये मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो सकती है। $80 नहीं, $80 तो नहीं है। वो अभी भी कमा रहा है, $60 तो कमा रहा है। पूरे 80 वेस्ट नहीं हो गए। 4 आवर्स ऑफ लेजर पर डे, 4 आवर्स ऑफ लेजर पर डे, ये भी नहीं हो सकता। क्योंकि वो तो उसकी कॉस्ट है ना। मतलब उसने जब एक ऑप्शन को दूसरे ऑप्शन की तरफ शिफ्ट किया तो वो उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है। और 12 आवर्स ऑफ लेजर डे, ये भी नहीं हो सकता। तो इसीलिए हमारा आंसर ए है। अगर वो पूछता कि भाई X to Y जाना है, X to Y जाना है, तो हमारा आंसर होता 4 आवर्स, 4 आवर्स, 4 आवर्स लेजर के। तो ये खेल सकता है आपके साथ। तो अभी हमारा राइट आंसर क्या है? ए। अब हम क्वेश्चन थ्री पे चलते हैं। A student defined opportunity cost as the alternative given up when a course of action is followed. Why is the definition inadequate? ये बोल रहा है कि इसकी definition correct, इसमें क्या missing है? तो options दे रहा है हमें। There is no mention of money values, ऑप्शन सी तो नहीं हो सकता। Opportunity cost की definition में हम ये बात तो नहीं करते। There is no reference to the finite resources and unlimited wants, ये भी नहीं हो सकती। The type of economic system is not identified, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के लिए जरूरी नहीं होता। द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव इज नॉट स्ट्रेस्ड, मतलब यहाँ पे लिखना चाहिए था द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव गिवन अप विद द कोर्स ऑफ एक्शन इज फॉलोड। तो आंसर हमारा ई होगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की डेफिनेशन है, तो इसलिए हमारा आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर फोर। द मार्केट फॉर अ गुड वॉज इन इक्विलिब्रियम। A change occurred which resulted in a new equilibrium with the higher prices for the good and lower quantity traded, सही है। अब इक्विलिब्रियम चेंज हुआ है, यानी फॉर एग्जांपल पहले हमारी ये सप्लाई थी, ये हमारी डिमांड थी। हम इस पॉइंट पे थे, हम इक्विलिब्रियम पे थे। अब ये भाई क्या बोल रहे? विद द प्राइस, हायर प्राइस एंड लोअर क्वांटिटी ट्रेडेड। मतलब अब हमारी क्वांटिटी कम ट्रेड हो रही है और प्राइस ज्यादा है।
तो ये कब हो सकता है? एक पहला ऑप्शन क्या, सप्लाई बढ़ जाए और सप्लाई कम हो जाए, S1 से S2 पे चले जाए, नया इक्विलिब्रियम आया, प्राइस राइज हो गई, P1 से P2 चली गई और क्वांटिटी ट्रेडेड भी कम हो गई, Q2 एंड Q1। ये हो सकता है मेरे हिसाब से। तो डिमांड कर्व मूव टू द लेफ्ट, जब अगर डिमांड कर्व लेफ्ट पे जाएगा ना तो प्राइस कम हो जाएगी, क्वांटिटी ट्रेडेड तो कम होगी लेकिन प्राइस भी कम हो जाएगी, तो ये नहीं हो सकता। द डिमांड कर्व विल मूव टू द राइट, ये ऑप्शन भी हो सकता है। अगर डिमांड कर्व राइट की तरफ शिफ्ट कर जाए तो हमारी प्राइस बढ़ सकती है, ये भी मैं दिखाता हूँ। द सप्लाई कर्व मूव टू द लेफ्ट, ये भी हुआ है। द सप्लाई कर्व मूव टू द राइट, द सप्लाई कर्व मूव टू द लेफ्ट, ये भी हो सकता है। सप्लाई कर्व मूव टू द राइट, राइट में नहीं हो सकता। राइट में जब सप्लाई कर्व होगा तो आपकी प्राइस डिक्रीज होगी। अब ऑप्शन बी और डी में हमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है, तो हम देखते हैं। तो मैंने तुम्हें सी बना के दिखाया था। अब जो बी वाला ऑप्शन है ना, अगर डिमांड मेरी बढ़ेगी ना, मैं ये कर्व बना रहा हूँ D2 पे, D2 पे। अब देखो मेरी प्राइस तो बढ़ रही है लेकिन क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, Q3 पे जा रही है, तो हमारा डी और बी ऑप्शन नहीं हो सकता। जब आपकी सप्लाई लेफ्ट शिफ्ट होगी तो आपकी प्राइस राइज हो जाएगी और क्वांटिटी ट्रेडेड कम हो जाएगी, Q2 Q1 P1 P2। आई होप ये क्लियर होगा। आप क्वेश्चन 5 पे चलते हैं। व्हाट विल रिजल्ट इन अ मूवमेंट अलोंग द कर्व फॉर अ डिमांड कर्व, मतलब आप एक ही डिमांड कर्व पे मूव करोगे, वो किस वजह से कर सकते हो। जैसे ये डिमांड कर्व है, आप पहले पॉइंट ए पे थे, अब पॉइंट बी पे चले गए, ये किसकी वजह से हुआ है? प्राइस चेंजेस की वजह से हुआ है। अ चेंज इन टेस्ट, ये नॉन प्राइस फैक्टर है। अ इंक्रीज इन इनकम, ये नॉन प्राइस फैक्टर है। अ राइज इन द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, हाँ प्राइस बढ़ जाए तो ये चीज हो सकती है। अ सक्सेसफुल एडवर्टाइजिंग कैंपेन फॉर द प्रोडक्ट, ये नॉन प्राइस फैक्टर है, ये नहीं हो सकता। अब क्वेश्चन 6 पढ़ते हैं। इन विच ईयर देयर वाज अ बिग इंक्रीज इन द डिमांड फॉर न्यू कार्स, सही है, न्यू कार्स की डिमांड बढ़ गई है और ये न्यू कार्स का डायग्राम है। पहले हम ई पे थे, डिमांड बढ़ गई, हम नए इक्विलिब्रियम वाई पे पहुंच गए। मैनी यूज कार ऑल्सो कम ऑन टू द मार्केट, यानी मार्केट में नई, मार्केट में यानी ओल्ड कार्स की सप्लाई बढ़ गई है। मैनी यूज कार्स ऑल्सो केम ऑन टू द मार्केट, तो मतलब ये यूज कार की डायग्राम है, तो यानी सप्लाई बढ़ गई है। ऐसे ही है, पहले हम ई पे थे, अब हम वाई पे चले जाएंगे क्योंकि हमारी सप्लाई इंक्रीज कर जाएगी। तो अब इसके ऑप्शंस पढ़ते हैं। विच विल बी द न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन इन द मार्केट, व्हाट विल बी द न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन इन द मार्केट। तो इसका आंसर हमारा होगा आई गेस 6 है ना, तो 6 के हिसाब से डी होना चाहिए। यहाँ पे भी हमने वाई मार्क किया और यहाँ पे भी हमने वाई मार्क किया, तो हमारा आंसर ये है। सिंपली हमने डिमांड एंड सप्लाई के फैक्टर्स पढ़े, उन दोनों डायग्राम्स में उनकी डिमांड एंड सप्लाई साइमल्टेनियसली इंक्रीज करी, अब वो उन दोनों का न्यू इक्विलिब्रियम पहुंच रहा है, तो हमने बता दिया। क्वेश्चन 7, अ गवर्नमेंट प्लेसेस एन इनडायरेक्ट टैक्स ऑन अ गुड विच हैज प्राइस इलास्टिक डिमांड। प्राइस इलास्टिक डिमांड का मतलब क्या है कि अगर आप प्राइस इंक्रीज करोगे आपकी क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी। और इनडायरेक्ट टैक्स सेल्स टैक्स होता है जो गुड एंड सर्विसेज पे डायरेक्टली लगता है। तो जब आप प्राइस बढ़ाओगे क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी तो टोटल रेवेन्यू भी कम होगा। टोटल रेवेन्यू मतलब टोटल एक्सपेंडिचर। तो हम ऑप्शन ए क्या बोलता है, टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज होगा। हाँ भाई डिक्रीज होगा। इलास्टिक गुड में क्या होता है, प्राइस इंक्रीज होती है, टोटल रेवेन्यू या टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज होता है, इंक्रीज कभी नहीं होता। सही है। अब ये देखो क्वांटिटी डिमांडेड भी कम हो रही है। इलास्टिक गुड में क्या होता है, प्राइस बढ़ती है और क्वांटिटी डिमांडेड भी डिक्रीज होती है, तो इसीलिए हमारा आंसर ए होगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब 8 पे चलते हैं। द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ सिगरेट इज एस्टिमेटेड टू बी 0.5। द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस टैक्स ऑन सिगरेट टू रिड्यूस कंजम्पशन, बाय हाउ मच द प्राइस ऑफ सिगरेट रिलाइज टू कंजम्पशन बाय 10%। ठीक है। अच्छा, अब ये हमें बोल रहा है
कि आपकी जो पीईडी है वो आपकी है 0.5। हम यहाँ 0.5 लिख देते हैं और ऊपर आपका आता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। ऊपर क्या आता है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। और नीचे आता है परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो इसने हमें बताया कि भाई टैक्स लगाया है, ये नहीं बताया आपकी प्राइस कितनी बड़ी होगी। तो हम सिंपली इस फॉर्मूले में करके देखते हैं। इसको पी को सब्जेक्ट बना लेते हैं और 10% को डिवाइड करते हैं अपना 0.5 से। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 20%। प्राइस चेंज हमारा कितनी परसेंट से होगा? 20%। तो इसीलिए हमारा आंसर डी। सिंपल पीडी का फॉर्मूला लिखना था, टैक्स की जगह प्राइस चेंज निकालना है, मतलब जितना टैक्स लगेगा प्राइस भी उतने से ही चेंज होगी। तो इसीलिए हमारा आंसर डी है। क्वेश्चन 9 करते हैं। द डायग्राम शोज द डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ ब्रेड्स। गवर्नमेंट ने क्या करा? मैक्सिमम प्राइस लगा दी। मैक्सिमम प्राइस में क्या होता है? आप ऊपर नहीं जा सकते, आप नीचे आ सकते हो। एक सिचुएशन तो ये, एक ऑलरेडी इक्विलिब्रियम से नीचे, और ये कह रहे हैं कि आप अपनी प्राइस को ऊपर बढ़ा नहीं सकते। तो इसका इमीडिएट रिजल्ट क्या आएगा? इसका इमीडिएट रिजल्ट क्या आएगा? अ मूवमेंट ऑफ डिमांड कर्व टू द राइट। डिमांड कर्व तो वहीं पे रहेगा। अ मूवमेंट ऑफ द सप्लाई कर्व टू द राइट, ये भी वहीं पे रहेगा। अ शॉर्टेज ऑफ ब्रेड, हाँ ये हो सकता है। यहाँ पे आपकी डिमांड ज्यादा है, ये आपका क्यू डी है और ये आपका क्यू एस है। यानी कम प्राइस होने की वजह से प्रोड्यूसर सप्लाई ही नहीं करेगा। तो क्वांटिटी डिमांडेड इज ग्रेटर देन क्वांटिटी सप्लाइड, विच मींस देयर इज अ शॉर्टेज इन आवर मार्केट ऑफ ब्रेड। तो इसीलिए हमारा आंसर सी होगा। सरप्लस इक्विलिब्रियम के ऊपर होता है, नीचे नहीं होता, तो इसीलिए हमारा आंसर सी है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक्स? कमर्शियल बैंक का फंक्शन क्या है? एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड सेविंग्स। बिल्कुल ऐसी बात है। हम बैंक में जाते हैं, पैसे जमा करवाते हैं, अपने बैंक अकाउंट में पैसे सेव करते हैं, तो ये हो सकता है। लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट टू द गवर्नमेंट, ये सेंट्रल बैंक का फंक्शन होता है। मैनेज द नेशनल डेट, आपके फॉरेन रिजर्व्स को देखना, ये वो सारे काम करना, ये सेंट्रल बैंक का फंक्शन होता है। मॉनेटरी पॉलिसी को ऑपरेट करना भी सेंट्रल बैंक का काम होता है, नॉट कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक इंडिविजुअल्स को सर्विसेज देती है। क्वेश्चन 11, द टेबल shows spending in the leisure sector of a country 95, 99, 2005। ये डाटा हमारे पास गिवन है। हम डाटा को पहले देखते नहीं हैं, सवाल पढ़ते ही हमसे पूछ क्या रहा है। व्हाट कैन बी कंक्लूडेड फ्रॉम द टेबल? लेजर स्पेंडिंग इन बिलियंस ऑफ डॉलर इंक्रीज्ड मोर बिटवीन 95 एंड 99 देन 5। इसका कहने का मकसद क्या है? जो 95 और 99 के बीच में जो लेजर एक्टिविटी इंक्रीज हुई है, और 99 से 95 और 2005 का जो इंक्रीज है वो ग्रेटर है। हाँ बिल्कुल। यहाँ पे 118 से 154 हुई है। आई गेस ये है आपका 26। सही है। वाइल यहाँ पे जो इंक्रीज है वो है आपका 64, 74, 84, 94, यानी 44 के करीब इंक्रीज है। तो ये स्टेटमेंट हम वेरीफाई कर सकते हैं। लेजर स्पेंडिंग इज ग्रोइंग इन लाइन विथ इनकम ग्रोथ। यहाँ पे हमें इनकम का कोई भी डेटा गिवन नहीं है, तो इसीलिए हम इसको रिजेक्ट कर रहे हैं। लेजर स्पेंडिंग इंक्रीज्ड बाय एन एवरेज ऑफ 10 बिलियन अ ईयर 1995। ये डेटा भी हम वेरीफाई नहीं कर सकते। ये बोला लेजर स्पेंडिंग इंक्रीज हुई है बाय 10 ऑन एवरेज ऑफ 10 बिलियन अ ईयर। अगर मतलब 10 साल का देखें तो ये पूरा 100 नहीं हो रहा, मतलब ये 50, 70 हो रहा है। तो ये पर ईयर पे 10 बिलियन से नहीं बढ़ी 10 साल के गैप में। लेजर स्पेंडिंग इज टेकिंग एन इंक्रीजिंग इन शेयर ऑफ टोटल कंजम्पशन। टोटल कंजम्पशन का इंक्रीजिंग शेयर तो नहीं हो रहा, ऑलमोस्ट सेम ही रह रहा है। 5 साल में आधा मिलियन बढ़ा, फिर आधा मिलियन बढ़ा, तो इसीलिए हमारा आंसर ए ही है। इस क्वेश्चन को करने का सबसे अच्छा तरीका ये कि आप डायरेक्ट ऑप्शंस को पढ़ें और उनको वेरीफाई करने की कोशिश करें और उनको एलिमिनेट करते जाए। क्वेश्चन 12, the graph shows the supply of labor in 4 occupations. Which graph shows the people prefer leisure to work above a certain income?
यहाँ पे ऑप्शन ए में क्या हो रहा है, मेरी इनकम बढ़ रही है, मैं काम ज्यादा कर रहा हूँ, मेरी इनकम बढ़ रही है, मैं काम ज्यादा कर रहा हूँ, मतलब जितना मैं काम करता जाऊंगा मेरी इनकम बढ़ती जाएगी, यानी मेरा वेज रेट बढ़ता जाएगा। सही है। तो ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता। उसने क्या बोला है, पहले आप काम करते हो, फिर एक सर्टेन लेवल ऑफ इनकम रीच करने के बाद आप उस काम को करना कम कर देते हो। ऑप्शन बी में क्या है, वेज रेट बढ़ती रहती है, कम होती रहती है, लेकिन आप काम उतना ही करते हो। तो ये तो नहीं है, मतलब एक सर्टेन लेवल ऑफ इनकम के बाद आप करना कम कर देते हो। और ऑप्शन सी में क्या है, आपकी वेज रेट फिक्स है और इनफाइनाइट काम करते रहते हो, तो ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता। अब ऑप्शन डी को देखते हैं। अब ऑप्शन डी को देखते हैं। ये वाला ऐसा पॉइंट है जहाँ पे कर्व टर्न हो रहा है। तो ये वाला ऐसा पॉइंट है जहाँ से कर्व टर्न हो रहा है। अब इसके नीचे क्या हो रहा है, जैसे जैसे आपकी वेजेस बढ़ती है, जैसे जैसे आपकी वेजेस बढ़ती है, आप काम ज्यादा करते हो, ए से बी पे चले जाते हो। एक लिमिट होती है जहाँ पे आप उसके बाद आप बोलते हो यार इससे ज्यादा मैं काम नहीं कर सकता, मेरी एज हो गई है, मैं एक्सपीरियंस्ड हो गया हूँ। तो क्या होता है कि आप थोड़ा काम कम करना शुरू कर देते हो। तो मैं बोल देता हूँ ये मेरा पॉइंट है बिग ए, और ये मेरा पॉइंट है बिग बी। अब ए से बी क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है आप काम ज्यादा करते रहते हो, ज्यादा करते रहते हो। अब मैं ये पॉइंट सी बोल देता हूँ। अब बी से सी क्या हो रहा है, इसको बोलते हैं इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट। इसमें क्या हो रहा है कि आपकी इनकम बढ़ती जाती है, लेकिन आप काम कम करना प्रीफर करते हो। जैसे मैं इस पॉइंट पे जाता हूँ, अब मैं काम पहले से कम कर रहा हूँ। इस पॉइंट पे जाता हूँ, काम पहले से कम करता हूँ। मतलब अब जितना भी मेरी इनकम बढ़ती जाएगी मैं उतना काम कम करता जाऊंगा। तो ए से बी क्या होता है, ए से बी हमने एक लिमिट सेट कर ली, वेज बढ़ती रहेगी मैं काम करता रहूंगा। लेकिन बी से सी क्या हो गया, जब इनकम बढ़ेगी मैं काम कम करना शुरू कर दूंगा। इसीलिए हमारा आंसर डी है, एस इट इज आस्क्ड। ग्राफ शो द पीपल प्रीफर लेजर वर्क टू वर्क अबव अ सर्टेन इनकम। मतलब एक इनकम आपकी सेट हो जाती है ना, ये वाली इनकम जहाँ पे मैंने स्टार बना, उसके बाद आप काम कम करना प्रीफर करते हो। क्वेश्चन 30, व्हाट वुड बी लाइकली to happen within a country if its government granted more work permits to doctors coming from अदर कंट्रीज। मतलब अदर कंट्रीज से मैंने डॉक्टर्स को अलाउ करते हैं कि आप हमारी कंट्री में आए काम करें, तो इसका मतलब क्या है, सप्लाई ऑफ डॉक्टर्स विल बी इंक्रीज इन माय कंट्री। सैलरीज नहीं बढ़ जाएंगी, सप्लाई बढ़ती है तो सैलरी कम होती है। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी कैसे होगी, मतलब दूसरे नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, नंबर ऑफ डॉक्टर्स बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ लेबर्स बढ़ रहे हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ रही। इसीलिए हमारा आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ ट्रेड यूनियन मेंबरशिप फॉर अ वर्क। जब आप ट्रेड यूनियन को ज्वाइन करते हो तो आपको अप्रोप्रिएट यानी हायर वेजेस लेने में मदद करती हैं, आपकी हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करती हैं, प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू वर्कर्स व्हेन बीइंग मेड अनएम्प्लॉयड। हाँ, अगर कोई बंदा यूनियन का मेंबर है, उसको जॉब से निकाल दिया जाए तो यूनियन उसको उसके बुरे टाइम में सपोर्ट करता है। तो अब इसने कहा था नॉट अ बेनिफिट। अब एक ही ऑप्शन बच गया है, वो हमारा आंसर क्या है, इसको पढ़ लेते हैं। नेगोशिएटिंग अ हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन अ बैंक लोन फॉर वर्कर्स। एक ट्रेड यूनियन क्यों आपको लोन लेने में मदद करेगी, सही है, उसका काम होता है आपको बेनिफिट करना, अपने एम्प्लॉय का ख्याल रखना, अपने मेंबर का ख्याल रखना, वो तो बिल्कुल एक्सटर्नल चीज हो जाती है। What will happen to a firm that expects to take advantages of economies of scale? Economies of scale का मतलब क्या है, एवरेज कॉस्ट कम हो जाना। इस इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब क्या होता है, एवरेज कॉस्ट बढ़ जाना। एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल डिक्रीज, हाँ भाई ये होगा। एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल इंक्रीज, ये नहीं होगा, ये तो डिसइकोनॉमीज का है। प्रॉफिट विल डिक्रीज, ये नहीं होगा। द प्राइस ऑफ द फर्म्स प्रोडक्ट विल इंक्रीज। इकोनॉमीज ऑफ स्केल जब होता है तो आपके फर्म की प्रोडक्ट की प्राइस कम होती है, ना कि बढ़ जाती है। और इकोनॉमीज ऑफ स्केल जब होता है तो आपका प्रॉफिट बढ़ता है, डिक्रीज नहीं होता। माइंड इट। क्वेश्चन 16,
The table shows the fixed cost, variable cost at different levels of output. Average fixed cost falls. Average fixed cost निकाल लेते हैं AFC. पहले यूनिट पे आ रही है 10, दूसरे पे आ रही है 5, तीसरे पे आ रही है आई गेस 3.3, चौथे पे आ रही है 2.5. तो एवरेज फिक्स कॉस्ट फॉल्स हो रही है, तो ये स्टेटमेंट हमने इसकी वेरीफाई कर ली, ये हो सकता है. एवरेज फिक्स कॉस्ट राइज, ये नहीं हो सकता कि हमने एवरेज फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट कर ली ना. एवरेज वेरिएबल कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट राइजेस. एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं. तो ये भाई ये रही हमारी वेरिएबल कॉस्ट. पहले यूनिट पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट 10 आएगी, दूसरे पे हमारी आएगी 7.5, तीसरे पे आएगी हमारी 6.66, और चौथे पे हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आएगी 6.2. तो मतलब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट राइज नहीं कर रही, फॉल कर रही है. तो सी और डी दोनों नहीं होंगे, हमारा आंसर ए होगा. क्वेश्चन 17, विच कैरेक्टरिस्टिक्स आर फाउंड इन अ मोनोपोली. मोनोपोली क्या होता है? एक फर्म होता है, एक फर्म होता है या लेस फर्म्स होते हैं, यानी 2-3 फर्म्स होते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते. तो पढ़ते हैं. और मोनोपोली मार्केट में एंटर करना बहुत सारे बैरियर्स होते हैं, फ्रीडम ऑफ एंट्री नहीं होती. फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड अ सेलर सिंगल सेलर होगा तो उसका मतलब क्या है? फ्रीडम ऑफ एंट्री बहुत स्ट्रिक्ट होगी, तो ये नहीं हो सकता. फ्रीडम ऑफ एंट्री, ये परफेक्ट कंपटीशन की बात है. ऑप्शन बी, मैनी बायर्स एंड अ सिंगल सेलर, ये हो सकता है. तो मोनोपोली का आंसर हमारा आंसर सी, ये भी परफेक्ट कंपटीशन. व्हाट इज डिफ्लेशन? इन्फ्लेशन क्या होता है? परसिस्टेंट डिक्रीज इन द कंज्यूमर, और सॉरी, इन्फ्लेशन का क्या मतलब होता है? इन्फ्लेशन persistent 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 increase in general price level. general price level, इसमें प्राइस लेवल इंक्रीज होती है, और डिफ्लेशन में इसका उल्टा होता है, प्राइसेस डिक्रीज होती है. और डिक्रीज इन क्लेम अमाउंट काउंट, ये नहीं हो सकता. ऑप्शन बी हो जाएगा. एचपीआई की इसमें कोई बात नहीं है, जीडीपी में भी इसमें कोई बात नहीं. डिफ्लेशन का मतलब होता है persistent decrease in the general price level. और ये तो पहले से हुआ है, इसको मैं दोबारा बंद कर देता हूं. तो what is the likely outcome of an expansionary monetary policy? एक्सपेंशनरी का मतलब क्या? एग्रीगेट डिमांड को हमें राइज करना है. और मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स क्या होते हैं? इंटरेस्ट रेट और मनी सप्लाई. मनी सप्लाई. अब अपनी इकोनॉमी की डिमांड को बूस्ट करने के लिए मुझे इंटरेस्ट रेट कम करना पड़ेगा, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट्स बढ़ जाएंगी. और इन्वेस्टमेंट जब यूज होगी इकोनॉमी में, आपकी मनी सर्कुलेशन होगी, वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन आपने पढ़ा होगा, तो इससे क्या हो जाएगा? आपकी मनी सप्लाई बढ़ जाएगी. तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? बोरोइंग बाय कंज्यूमर फॉल्स, ये नहीं हो सकता. इंटरेस्ट रेट कम होने से आपकी कंज्यूमर की बोरोइंग बढ़ जाती है, इन्वेस्टमेंट्स होती है. फर्म्स एक्सपेंड टू मीट हायर डिमांड, हाँ भाई फर्म्स इन्वेस्टमेंट करेंगे जिससे आपकी इकोनॉमी की डिमांड को मीट करा जाए, आपकी एग्रीगेट डिमांड राइज कर जाएगी. ऑप्शन बी. प्राइजेस, ये नहीं हो सकता. वेजेस राइज ड्यू टू लोअर रेट ऑफ इन्फ्लेशन, नहीं ये भी नहीं हो सकता. ये कोई सेंस नहीं बना रहे ना दो ऑप्शन. In the past, government have adopted policies to try to end a recession in their country and increase economic growth. इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए आपको एक्सपेंशनरी पॉलिसीज लगानी होती है, या तो मॉनेटरी या तो फिस्कल. इसमें क्या होता है? टैक्स रेट को आपको कम करना होता है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग को बढ़ाना होता है. और इसमें आपको इंटरेस्ट रेट को जो अभी किया था इसको कम करना पड़ता है, तो मनी सप्लाई को बढ़ाना पड़ता है. अब देखते पूछ क्या रहा है. लोअर टैक्सेस एंड डिक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ये उल्टी बात कर रहे हैं. टैक्सेस तो कम करेंगे लेकिन गवर्नमेंट स्पेंडिंग को बढ़ाएंगे, तो ये हमारा आंसर है. रेज टैक्स एंड डिक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ये तो कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी है. रेज टैक्सेस एंड इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ये पता नहीं कौन सी पॉलिसी, हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है.
तो हमारा आंसर बी है। आई होप आप लोग को यहाँ तक क्लियर होगा। क्वेश्चन 21, the table shows taxes as a percentage of gross domestic product GDP for 4 countries। मतलब जो टेबल में डेटा गिवन है वो 4 कंट्रीज की जीडीपी को शो कर रहा है, सही है। फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन विच कंट्री हैड द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन। भाई डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जो आपके इनकम पे लगता है, जो आपके प्रॉफिट पे लगता है, सही है। तो इनकम टैक्स हमारा डायरेक्ट टैक्स है। टैक्स ऑन बिजनेस प्रॉफिट, तो मतलब प्रॉफिट्स पे लग रहा है, आपकी सोर्स ऑफ इनकम पे लग रहा है बिजनेस की, तो वो डायरेक्ट टैक्स कंसीडर किया जाता है। वो आप किसी और के ऊपर ट्रांसफर नहीं कर सकते। टैक्स ऑन डिविडेंड्स, यानी जिसको डिविडेंड्स मिल रहे होंगे उसको वो टैक्स देना पड़ेगा, बिकॉज इट्स इनकम, डिविडेंड इज अ इनकम। जो टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज है वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है। इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स होता है जो गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है। अब हमें क्या करना है, इन तीनों की परसेंटेजेस को कंबाइन करना है और बताना है कि किस कंट्री का ज्यादा प्रोपोर्शन है डायरेक्ट टैक्सेशन का। 14+12+2 ये हो जाता है 28%, क्योंकि हमारे पास तीनों का जो टैक्स है वो परसेंटेज में आता है। 14+15+2 ये हमारा हो जाता है 31%। 17+13 ये हो जाता है 30। 30+35 तो ये हो जाता है 35%। 18+10+9 ये हो जाएगा 19, 29%, सही है। तो सबसे ज्यादा जो परसेंटेज है वो है 35%, विच इज ऑप्शन सी। यानी जिस कंट्री का जीडीपी से ज्यादा डायरेक्ट टैक्सेशन आ रहा है वो ऑप्शन सी है। आगे बढ़ते हैं। एज अ कंट्री डेवलप्स इकोनॉमिकली, कंट्री डेवलप्स इकोनॉमिकली का मतलब क्या है कि कंट्री की ग्रोथ हो रही है, उसकी इकोनॉमिक एबिलिटी बढ़ रही है, उसकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ रही है। व्हाट इज मोस्ट लाइकली टू हैपन? जब एक कंट्री इकोनॉमिकली डेवलप होती है उसकी डिफरेंट रीजंस हो सकती हैं। ऑप्शन ए, देयर विल बी एन इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, ये हो सकता है। देयर विल बी एन इंक्रीज इन द बर्थ रेट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट से बर्थ रेट का, डेथ रेट का कोई कनेक्शन नहीं होता। देयर विल बी रिड्यूस्ड ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी बढ़ सकती है, एक वर्कर मल्टीपल जगह पे काम कर सकता है, पार्ट टाइम काम कर सकता है। अगर वो बढ़ जाती है तो मतलब आपकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ जाती है, रिड्यूस होगी तो वो नहीं होगा। इसीलिए हमारा आंसर ए है। विच क्वेश्चन नंबर 23, which government policy would be most likely to reduce structural unemployment? Structural unemployment सीरियस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होती है, और ये अनएम्प्लॉयमेंट कब होती है? जब आपकी इकोनॉमी में कोई स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल, आप पहले प्राइमरी आउटपुट बेस्ड इकोनॉमी थे, अब आप मैन्युफैक्चरिंग हो रहे हो, अब आप सर्विस हो रहे हो। तो वो लोग जो प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे थे वो अब स्ट्रक्चरली अनएम्प्लॉयड हो गए, क्योंकि अब आपकी इकोनॉमी में या कंट्री में वो सोर्स ऑफ वर्क नहीं है। डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट से एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट का कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। डिक्रीज इन द टैक्स ऑन द गुड्स, उससे भी कोई ताल्लुक नहीं है। एंड इंक्रीज इन द स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन, सप्लाई साइड पॉलिसी। मतलब सप्लाई साइड पॉलिसी में क्या होता है, आप ट्रेनिंग एंड एजुकेशन पे पैसे लगाते हो ताकि वर्कर्स की स्किल्स डेवलप हो, नई नई अपॉर्चुनिटीज को अवेल कर सकें। तो जिसकी वजह से स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट को एलिमिनेट करा जा सकता है, खत्म नहीं करा जा सकता लेकिन रिड्यूस करा जा सकता है। इसीलिए हमारा आंसर सी है। ऑप्शन डी क्या कहता है, इंक्रीज इन टैरिफ्स ऑन इम्पोर्टेड गुड्स। अगर इम्पोर्टेड गुड्स पे टैरिफ लगा दे देंगे तो क्या हो जाएगा, उससे हमारी इम्पोर्ट्स कम हो जाएंगी, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं। क्वेश्चन 24, a government has a target of keeping inflation between 2% or 3%, यानी creeping inflation, creeping inflation. The diagram shows the rate of inflation over a 4 period of time.
व्हाट कैन बी डिड्यूस फ्रॉम द डायग्राम? ऑप्शन 1 क्या कहता है? द गवर्नमेंट टारगेट वाज मिस्ड इन 2 years। टारगेट मिस तो पहले ईयर में टारगेट मिस हुआ था, लेकिन दूसरे में टारगेट अचीव हो गया था, तो 2 years में मिस तो नहीं हुआ था। द प्राइस लेवल फेल इन 2 years। प्राइस लेवल फेल तो नहीं हो रही, क्योंकि जो उनका जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है वो पॉजिटिव है। तो रेट ऑफ इन्फ्लेशन पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि आपकी प्राइसेस तो राइज कर रही हैं। ऑप्शन सी, द प्राइस लेवल वाज एट इट्स हाईएस्ट इन द फर्स्ट ईयर। प्राइस लेवल हाईएस्ट तो आपकी थर्ड ईयर में थी, क्योंकि परसेंटेजेस ऐड होते जा रहे हैं ना। पहले ईयर में आपकी 5% इन्फ्लेशन हुई, दूसरे में 2% हुई, तीसरे में 4% हुई, तो हाईएस्ट तो आपकी थर्ड ईयर में। द रियल वैल्यू ऑफ मनी फेल इन द 3 years। हाँ, इन्फ्लेशन होने की वजह से उनकी तीनों सालों में परचेजिंग पावर कम हुई है, इसीलिए हमारा आंसर डी है। क्वेश्चन 25, अ टाउन हैज अ पॉपुलेशन ऑफ 20,000। हमारी पॉपुलेशन कितनी है? 20,000। द बर्थ रेट इज 25 per 1,000, द डेथ रेट इज 15 per 1,000, द नंबर ऑफ पीपल मूविंग इन एंड आउट ऑफ द टाउन एग्जैक्टली बैलेंसेस। मतलब इमिग्रेशन इमिग्रेशन आपस में बैलेंस होके जीरो हो जाती है। तो हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, सिंपल सी। इनिशियल थी इनिशियल थी 20,000, सही है। अब वो बोल रहे बर्थ रेट कितना है? 25 per 1,000। 25 per 1,000। 25 बच्चा पैदा हो रहा है पर 1,000 का, पर 1,000 पैदा हो रहा है। और हमारी टोटल पॉपुलेशन कितनी है? 20,000। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 500। मतलब जो बर्थ रेट है हमारा 500 है, क्योंकि हमारे पास 20,000 है और हमें पर हजार कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं? 25। तो मतलब 20,000 के बच्चे कितने होंगे? 500। इसी तरह डेथ रेट भी कैलकुलेट कर लेंगे। 15 per 1,000 है, तो यानी टोटल पॉपुलेशन 20 है, तो ये हमारा हो जाएगा 300। अब बर्थ रेट माइनस डेथ रेट इज द नेट इंक्रीज, तो हम ये कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 20,200 इज हमारी टोटल पॉपुलेशन एट द ईयर एंड। व्हाट विल बी द पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ ईयर? ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, दिस इज एंड दिस नॉट, सही है। व्हाट इज मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड इन हाई इनकम इकोनॉमी? हाई इनकम इकोनॉमी में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट लो होता है, हाई नहीं होता। अडल्ट लिटरेसी रेट हाई होता है, एक्सेस टू सेफ वाटर होता है, डेथ रेट भी लो होता है। और लो क्या होता है? एक्सेस टू सेफ वाटर हमारा हाई होता है, बर्थ रेट लो होता है, एग्जैक्टली सी बात है। ग्रॉस डोमेस्टिक पर हेड हमारा हाई होता है, लो नहीं होता। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट लो होता है। तो हमारा जो सही आंसर है वो इसमें बी है, क्योंकि हमारे दोनों राइट और लेफ्ट पे दोनों पे बर्थ रेट पे भी टिक आ रहा है और एडल्ट लिटरेसी रेट पे भी टिक आ रहा है। अब क्वेश्चन 27 की तरफ मूव करते हैं। सही। द टेबल शोज फॉर द रियल जीडीपी ऑफ अ कंट्री इन अ पर्टिकुलर ईयर। ईयर 1 से ईयर 2 में हमारा जीडीपी बढ़ रहा है, तो ईयर Q1 एंड Q2 में हमारा रिसेशन नहीं हो सकता। अब Q3 में हम जा रहे हैं, तो हमारा -2 बिलियन का आउटपुट आ रहा है, सही है। तो ये 3 महीने का रिसेशन यूजुअली एक कंप्लीट पीरियड ऑफ 6 मंथ्स को कहा जाता है। अगर आप 6 महीने के लिए आपका आउटपुट कंटिन्यूसली फॉल करता है, तब आप रिसेशन डिक्लेयर करते हो। एक क्वार्टर के आउटपुट के कम होने से आप रिसेशन डिक्लेयर नहीं करते। तो अभी हम Q3 में आए, हमारा सिर्फ आउटपुट नेगेटिव हुआ है, हो सकता है कि Q4 में हमारा आउटपुट वापस पॉजिटिव हो जाए। तो अब जब हम Q4 में गए, तो हमारा आउटपुट मजीद 1 बिलियन से कम हो गया। हाँ, अब हम डिक्लेयर कर देंगे कि भाई हम रिसेशन में कंटिन्यूसली 6 मंथ से हमारा आउटपुट फॉल ही होता जा रहा है, इसीलिए हमारा आंसर डी है।
क्वेश्चन 28, व्हाट इज अ कोटा इन इंटरनेशनल ट्रेड? कोटा का मतलब क्या है कि आप एक क्वांटिटी की लिमिट सेट कर लो कि भाई आप 100 कार्स मंगवा सकते हो, 80 कार्स मंगवा सकते हो, मतलब आप एक ने लिमिट सेट कर ली। आप इम्पोर्ट्स तो अभी भी कर सकते हो, लेकिन जो उसकी क्वांटिटी ये होती है आप उस पर लिमिट सेट कर देते हो। अ गवर्नमेंट ग्रांट टू इनकरेज प्रोडक्शन, ये सब्सिडी होती है। अ लिमिट, ये हो सकता है, हमारा आंसर ये है। अ टैक्स ऑन इम्पोर्ट्स, ये टैरिफ्स है, टैरिफ्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टेक्निकल बैरियर्स, ये दूसरे बैरियर्स आ जाते हैं ये भी। तो आंसर हमारा बी ही है। क्वेश्चन 29, व्हाट इज एन एडवांटेज ऑफ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम फॉर एन इकोनॉमी? फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट जो सिस्टम होता है ना, वो मार्केट बेस्ड होता है, तो वो ऑर्गेनिकली काम कर रहा होता है, उसमें गवर्नमेंट इंटरवेंशन बिल्कुल नहीं होती। और आपकी करेंसी जितनी आउटफ्लो हो जाए, जितनी इनफ्लो हो जाए, वो मार्केट बेस्ड होता है। तो फ्लोटिंग, इट स्टॉप्स मनी फ्लोज, वो स्टॉप नहीं करता, वो वेलकम करता है। इट क्रिएट सर्टेनिटी फॉर फर्म्स इम्पोर्टिंग गुड्स, ये फर्म्स के लिए सर्टेनिटी क्रिएट नहीं करता, अनसर्टेनिटी क्रिएट करता है। क्योंकि जब आपकी करेंसी की डिमांड बढ़ जाएगी, आपका एक्सचेंज रेट ऊपर हो जाएगा। जब आपकी करेंसी की सब फ्लक्चुएशंस होती रहेंगी, तो अनसर्टेनिटी होती है, एक एक्सचेंज रेट फिक्स नहीं होता। इट कैन करेक्ट अ करंट अकाउंट डेफिसिट और सरप्लस। हाँ, ये बात है, क्योंकि जो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है, वो सरप्लसेस और डेफिसिट को ऑटोमेटिकली करेक्ट करता है बाय द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस ऑफ करेंसी। क्वेश्चन 30, द टेबल shows information for a country's current account of its balance। करंट अकाउंट में आपका क्या क्या आता है? एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट्स रेवेन्यूज और नेट सर्विस रेवेन्यूज, यहाँ तक आपका आता है। ये जो नेट प्राइमरी इनकम है, नेट सेकेंडरी इनकम है, वो बैलेंस ऑफ पेमेंट का ही पार्ट होता है, लेकिन वो आपके करंट अकाउंट में नहीं आते। अब एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स हमने करा तो $20 का हमारा इनफ्लो आया, इनफ्लो, इनफ्लो ऑफ करेंसी। इंपोर्ट करा, 24 बिलियंस का हमारा आउटफ्लो हो गया। इनफ्लो माइनस आउटफ्लो हम करते हैं। और जो नेट सर्विसेज का रेवेन्यू है वो +5 है, यानी जो नेट में हमारे पास जो सर्विसेज से रेवेन्यू आया है वो हमने इनफ्लो करा। 20 - 24 + 5 जब हम करेंगे तो +$1 बिलियन का करंट अकाउंट सरप्लस आएगा। तो हमारा आंसर ए है। आई होप आपको ये पेपर समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। शुक्रिया।